उससे पहले मुझे एक बात जाननी है कि एक पैथोलॉजिस्ट कितना कमा सकता है हिंदुस्तान में earn around not less than 15 lakhs rupees per month. पर मंथ? Yes sir, हाँ, per month. कि अगर किडनी स्टोन्स हो तो बियर पी लेनी चाहिए। So prolonged intake of that will cause more damage to your liver rather than curing your stones. सेम चीज़ मैं सिगरेट के लिए भी पूछूंगा आपसे। नहीं, cigarette is completely injurious to health in terms of cancers. Alcohol और cigarette को सर हम compare कर ही नहीं सकते. तो सर वेप का, आजकल वेप चल रहा है, Very bad. In fact, that is even worse. अगर एक डॉक्टर ज़्यादा टेस्ट लिखता है एक मरीज के लिए तो अस्पताल उसको कमीशन देता है, क्या ये बात सच है क्या? So hi everyone, welcome to our next episode of Heart to Heart. Today we have a very amazing guest. He is none other than your favorite faculty of pathology, the faculty India loves, lab director and HOD at Primus Hospital. I'm sure you must have guessed him by now. He is none other than your favorite faculty, Dr. Praveen Gupta sir. आज सर हमारे साथ हैं, उनके साथ हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, कुछ उनके कॉलेज की खट्टी मीठी बातें, कुछ उनके साथ मेजर इश्यूज में बात करेंगे। वो क्या इश्यूज है ये आपको पॉडकास्ट सुन के पता चलेगा, मगर आई एम श्योर ये सारे इश्यूज आप सबके बहुत काम आने वाले हैं। साथ ही साथ हमने कुछ बातें करी हैं कि कैसे घर बैठ के एक इंसान अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकता है ताकि वो आने वाली परेशानियों से बच सके। तो हमारे साथ पैथोलॉजी एक्सपर्ट बहुत सारी बातें करेंगे, नीट पीजी को लेकर, पैथोलॉजी को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर। तो आइए देखिए क्या होता है। हाय सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द नचिकेत भाटिया शो। बहुत बहुत थैंक यू सर आपको आने के लिए, टाइम निकालने के लिए। Thanks, sir. I'm a bit anxious to start with, but meeting on your show, I think is very special, and I would love to interact with you, sir, for most of all, and it's a new thing for me as well. Let's see how it goes. तो बेसिकली सर अभी तो हमने छोले कुलचे खाए दोनों ने, तो पहली बात थोड़ा पेट अपना अपना कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ी बात शुरू करेंगे। अच्छा ही लगता है कि पहले एपिसोड में ही पेट इतना बार दिख रहा है। तो जैसे कि आप सारे बच्चे जानते ही हैं, ठीक है ना, वो आपको इतना इंस्टाग्राम पे देखते हैं, इतनी लंबी जर्नी रही है आपकी हमारे साथ। तो सर मेरे फादर इंजीनियर है बाय प्रोफेशन और मेरी दीदी वो भी इंजीनियर है। 99 में मैंने अपनी 10th करी थी और उसके पहले ही मुझे याद है कि उसमें मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट डू यू वांट टू बी। तो मैंने बोला था कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर, इफ नॉट डॉक्टर एन एक्टर। तो उस समय वो बात मुझे खटक गई थी कहीं से, और शायद मेरे बड़े पापा डॉक्टर हैं, उनको देख के मेरी पूरी जो बड़े पापा हैं उनके जो सेकंड जो मेरे बड़े पापा हैं वो सब लोग डॉक्टर्स हैं, उनको देख के शायद मुझे इंस्पिरेशन आया और मैंने इस लाइन में एंट्री करी। डॉक्टर नहीं तो एक्टर, ये तो सर प्रवीण सर ये तो मेरे लिए भी बहुत नया है। मैं आपसे भी थोड़ा मैं एक्टिंग भी करवाऊंगा। और तो सर जब आपने ज्वाइन किया, और मैं दोस्तों ये बता दूं, आई एम श्योर सर का नीट यूजी में रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा होगा, बिकॉज सर ने MBBS अपनी कहाँ से करी है, CMC कोलकाता से करी है, और MD सर ने करी है एम्स दिल्ली से। सो थॉरो ब्रेड ऑल एंड ऑल। बट सर जब आपने नीट यूजी की तैयारी करनी शुरू करी होगी तो कब से आप सीरियस हुए उसके लिए? सर मैं बता रहा हूँ कि मेरे फादर क्योंकि इंजीनियर थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि देखो 2 ही लाइन है, या तो डॉक्टर है या इंजीनियर है, थर्ड लाइन कुछ होता नहीं है। तो मुझे सर अभी इतने सारे फील्ड्स हैं, मुझे पता ही नहीं है कि बच्चे कैसे सोच भी पा रहे हैं उस बारे में, बिकॉज पर्सनली एज अ चाइल्ड व्हेन आई एम ग्रोन अप मुझे बाकी फील्ड से पता नहीं था। पापा ने बोला कि ठीक है डॉक्टर या इंजीनियर 2 से चूज़ कर लो, दीदी तेरी इंजीनियर बन चुकी है, एक डॉक्टर आ जाता अच्छी बात है। तो उस तरह से वहाँ किया था। बट 11th में ही मैंने शुरुआत कर दी थी सर, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। और फिजिक्स पे पापा का बहुत ध्यान होता था, तो पापा ने मुझे पढ़ाया था उसमें फिजिक्स मैथ्स ये सब, और मेरी बायोलॉजी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिक्स हो गई थी इस चक्कर में। बाकी सर वहीं से शुरुआत किया। एंड 11th में 12th में जब मैं पहुंचा, फर्स्ट बार मेरा रिजल्ट नहीं आया था, बट उसके बाद जब मैं घर में बैठ के पढ़ाई कर, बहुत अच्छे अमेजिंग लोग मुझे मिले सर, जहाँ से मुझे लगा कि दिस वुड बी एन अमेजिंग जर्नी। एंड फिर 2002 में मैंने अपनी CMC कोलकाता से MBBS शुरू करी सर। तो सर कभी मन नहीं किया वापस उस एक्टर की दिशा में देखने के लिए? सर ऐसा है कि फर्स्ट ईयर जब मैं MBBS में घुसा था तो वहाँ पर जो हमारी फ्रेशर्स होती है उसमें एक पार्ट हुआ था, रोल प्ले कहते हैं ना उसे, तो उसमें आई वॉज एन एक्टर, उसमें मैं लड़की बना था। और
बहुत तैयारी वैयारी करके मतलब होता है ना सर सब कुछ साड़ी वाड़ी पहन के मैं पूरा एक्टिंग किया था। और उस समय जब मुझे लिपस्टिक लगाया जा रहा था तो जो दीदी लगा रही थी मुझे, उन्होंने कुछ कमेंट किया। तो कमेंट में ना मैंने थोड़ा सा शर्मा के नीचे किया, तो उन्होंने बोला ये तो बड़ा अच्छा एक्टर है। बट हाँ उसके बाद सर ऐसे कभी हुआ नहीं, मौका नहीं मिला ऑनेस्टली। और रैगिंग के समय बहुत एक्टिंग किया हूँ सर, बहुत एक्टिंग किया हूँ। एंड दैट दोज मेमोरीज आई वुड से इज वेरी स्पेशल टू मी। तो आपकी रैगिंग की सबसे फेवरेट मेमोरी क्या है? सर बहुत इंटरेस्टिंग होती है रैगिंग में। फर्स्ट डे जब हम पहुंचे थे तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु एंटर्ड द हॉस्टल। तो जो सर पहला बंदा पहुंचता है हॉस्टल में, वो कहते हैं भाई इसमें बड़ा हिम्मत है क्योंकि ये तो पहले दिन आ चुका है, तो उसको बना देते हैं कमांडर। तो मुझे बना दिया था कमांडर। हम लोग 14 लोग थे, CBSE वाले जो बाहर के लोग आते हैं वो थे। तो सर मेरा एक फ्रेंड था जो मेरा रूममेट भी था, उसने जब उसको बोला गया कि तू कभी मूवी देखा है, उसने बोला कि नहीं मैंने कभी नहीं देखी है। क्यों नहीं देखी है? तो बोलता है कि मूवी देखना समय और पैसे की बर्बादी। कभी मूवी नहीं देखी? नहीं, हमने सर वो जो मूवी है वो मैंने पड़ोसी के टेलीविजन पे देखी थी। अब सर उसके ना 2-4 जो स्टेटमेंट थे उसको उसके पेपर में लिख दिया गया कि मैं मूवी नहीं देखता, मैं ये नहीं करता, मैं लड़कियों के पीछे नहीं भागता, और उसको दे दिया गया एक टीबिया। अब उसको बोला है कि जिस भी रूम में जाओ बिना किसी से बात किए पढ़ दो और बैठ जाना उसमें। अच्छा। बैठो और पढ़ो। हाँ। और मुझे उसके साथ जाना होता था बिकॉज मैं कमांडर था। हाँ। और मुझे बोला गया तू हंसेगा नहीं। हाँ। तो सर जैसे ही रूम में घुसता था वो अपने टीवी में बैठ के, मैं मूवी नहीं देखता, मैं टीवी नहीं देखता, मैं लड़कियों के पीछे नहीं भागता, और मुझे हंसी आती थी, मैं सीधे गधा बन जाता था। तो बहुत सारे अमेजिंग स्टोरी था ये सर। मुझे अभी इसलिए मुझे याद आता है बिकॉज कुछ दिन पहले एपिकॉन में वो आए थे डॉक्टर साहब। बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस है सर उनका, बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस है। हम लोग दोनों इस बात को सुन के बहुत मज़ा कर रहे थे सर। सर मज़ेदार तो मैंने आपको देखा है। अभी अगर मैं दोस्तों एक बात बताऊं तो अभी जस्ट मिनाज हुआ है हमारा, मिनाज के अंदर मैंने सर को डांस करते देखा है, और मैं उस डांस की फ़ोटो इस वीडियोस डालूंगा इसके अंदर। और जब आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि सर पूरी हमारे 8 घंटे के प्रोग्राम में किस तरीके से डांस का से वेट कर रहे होते हैं ना। जैसे ही डीजे फ्लोर ऑन होता है, मतलब अभी शायद थोड़ा बार जस्ट ओपन ही होता है, डीजे फ्लोर ऑन हुए 1 सेकंड नहीं होता, अश्विनी सर, जय सर, प्रवीण सर, तीनों सब छोड़कर सीधा डीजे पर नाच रहे होते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ है, बाहर आने वाली है बहुत जल्दी, तो इंतज़ार रखना। सर चलो एक छोटी सी बात वापस से, किसी की तो मिमिक्री आती होगी आपको, एक्टिंग का शौक रखा है आपने, तो थोड़ी मिमिक्री हो जाए। सर मिमिक्री मैंने कभी किया नहीं है। मुझे मैंने क्लास 8-9 में जो इंग्लिश के कमेंटर होते थे रवि शास्त्री, तो उनको मिमिक्री करके मैंने कुछ हाउस डे होता है ना उसमें मैंने कुछ किया था। मतलब आपने बोला है इसलिए मुझे ध्यान आ रहा है। तो लाइक आई जस्ट ट्राई इट, आई डोंट नो हाउ इट कम्स आउट। So it's an amazing day today at the Oval, and all the players are set in. It's a wonderful day, and I can tell you, India will rock on today. Guys, all of you watching this video and this match, ensuring Sachin Tendulkar will come on to the victorious today. तो इस तरह से कुछ मैं करता था। और ऑनेस्टली बच्चे थे हम लोग उस समय, टेलीविज़न होता नहीं था बहुत लोगों के पास, बट दोज मेमोरीज होते हैं ना सर। मैं इसको छत में जाके प्रैक्टिस करता था, कैसे बोलूँ, कैसे उनके टोन में बोलूँ। अब तो बहुत भूल गया हूँ, बट दोज थिंग्स रियली आर स्पेशल सर। फिर सामने आते थे इंजी पाजी, इंजी पाजी और आलू वाकई। पर हमारे इसमें सर एक ही बंदा था, सचिन पाजी, उसी को देख के बड़े हुए हैं सर। इंजी पाजी आके सिर्फ ये कहते थे इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल। सर धोनी जो है वो मेरे स्कूल के हैं। अच्छा। हाँ सर, हाँ। मेरे से 3 साल सीनियर थे वो। तो जब क्लास, आपने सर वो देखी होगी मूवी धोनी वाली? हाँ देखिए मैंने। उसमें सर आप लोगों ने सुना होगा एक स्टेटमेंट, धोनी मार रहा है। हाँ। और आज भी लोगों को लगता है बहुत एग्जेजरेट किया गया है। सर एक भी वर्ड एग्जेजरेटेड नहीं है। हमारे स्कूल में जब हम पढ़ते थे और धोनी रैली में जब हमारे बगल में ग्राउंड होती थी, रणजी ट्रॉफी में वो मारता था ना, रैली सर सबके छक्के 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 मारता था और हल्ला होता था धोनी मार रहा है। सर हम कोई भी सब्जेक्ट चल रहा होता था ना, हम सारे छोड़ के भागते थे बाहर। और जैसे दिखाया गया ना मूवी में, बिल्कुल वैसे ही मैं भी भागा हूँ सर और देखा हूँ उसको कि छक्के पे छक्के मार रहा है सर। तो धोनी मतलब हमारे लिए बहुत ही स्पेशल पर्सन है। उस पूरे राज्य से, पूरे ईस्टर्न एरिया से एक पर्सन जिसने बहुत अच्छा किया है। तो राइट, वी ऑल ऑब्वियसली फॉलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो मानता हूँ कि सर जो आदमी ग्रेट होता है ना सर, उसकी ग्रेटनेस के पीछे कोई ना कोई एक मेजर रीज़न होता है। ठीक है। और जब मैं वो धोनी पिक्चर देखी है ना सर, मैंने मूवी देखी है, तो उसके अंदर जो उसका स्ट्रगल दिखाया है ना, वो अपने में एक इतना इंस्पिरेशन है,
कि कैसे मौका मिल रहा है, फिर मौका नहीं मिल रहा, फिर रेलवेज बीच में आ गया, देन वो सब छोड़कर जाना, क्योंकि एक आई थिंक वो लोअर मिडिल क्लास कहूँगा मैं उन्हें, लोअर मिडिल क्लास में एक रेलवेज की नौकरी बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है, सिक्योर्ड सैलरी, साथ में पेंशन आएगी, उस चीज़ को छोड़कर अपने ड्रीम के पीछे जाना कितने लोग करते होंगे? बहुत बात सर। उनके पिताजी जो है वो चलाते थे जो पंप ऑन करते थे, तो मतलब हमारे स्कूल में ही के बगल में ही काम करते थे सर। अगर आप कभी रांची आओ, छोटा सा एरिया है सर, मैं आया हूँ सर, मैं अभी रिसेंटली दोस्त की शादी पे आया था। सर आपने देखा होगा वहाँ डीएवी शामली से मैं पढ़ा हूँ, तो लाइक अमेजिंग थिंग्स डू हैपन देयर एंड यस, वन इंस्पिरेशन व्हिच ऑलवेज ड्राइव्स अस टू मूव बेटर एंड बेटर इन लाइफ सर। और मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि कैसे मतलब कि अगर आप कभी रांची में उतरते हो ना, तो आप कैब वाले को पता है कि जैसे आगरा में ताजमहल है ना, वैसे रांची में धोनी है। बिल्कुल सही। क्योंकि जैसे हम बैठे, हम वही धोनी कहाँ रहते हैं, धोनी क्या करते हैं, धोनी कौन सी गाड़ी में आते हैं, और फिर एक वो नहीं होता, साइटिंग्स होती हैं, जैसे भूत की साइटिंग होती है वैसे ही कि यहाँ से कल धोनी गए थे, रात को 3 बजे गए थे, इस गाड़ी में गए थे। एंड हम सब इतने फैन मोमेंट में थे ना, सारे लड़के थे हम सारे, कि अच्छा धोनी रात को जाते हैं तो हम भी कभी जाएंगे रात को। दैट्स हाउ इट इज़ यार, द मैन इज़ अमेजिंग। और वहाँ पे यहाँ पे धोनी के भाई रहते हैं, सो धोनी के भाई और बहन एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो यहाँ धोनी के भैया रहते हैं, धोनी की सिस्टर रहती हैं, वो सब दिखा रहे हैं। सर जो स्पोर्ट्स की शॉप है ना, वो एकमात्र शॉप है पूरे रांची में, जो अब तो बहुत सारी हो गई। उस समय एक ही शॉप होती थी जो कि मतलब उस समय उसको प्रमोट करती थी, दाम भी नहीं था उतना, बट दैट्स इट। उनके बैट पे उनका था ना, अभी रिसेंटली में पढ़ रहा था, उनके सरदार जी दोस्त हैं जिनकी वो दुकान है। सो सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन इन एनीवेज। तो सर वापस आप पे आते हैं, सर भी बहुत डाउन टू अर्थ है, मैं मजाक नहीं कर रहा। शायद अब तो हम चलो ठीक है, कंपनी हमारी बहुत ऊंची चली गई तो हमने थोड़ी चीज़ें ठीक कर ली अपनी, वरना आज तक कभी मुझे ये लगा था कि मैं किसी भी एक पैथोलॉजी के साथ बैठा हूँ। आई वाज ऑलवेज कि मैं एक बड़े भाई के साथ बैठा हूँ, जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ हम खा रहे हैं, हम खुशी खुशी खा रहे हैं। कभी नहीं हमने सोचा कि दैट ये छोले कुलचे रेडी पे नहीं खाने या यहाँ होटल पे खाना है, कभी भी नहीं। गोलगप्पे आ रहे हैं तो जहाँ खड़े हैं वही खा रहे हैं, और ऐसी लाइफ चलती चलती हम यहाँ पहुँच गए। तो सुपर वाले का बहुत बड़ा रोल रहा है ऑफ कोर्स। तो सर रैगिंग को लेके आपकी सोच क्या है? सर रैगिंग ने मुझे बहुत खोला है। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट बच्चा था जब मैं घुसा था, मुझे नहीं लगा था कि मैं बहुत लोगों से बात कर पाऊँगा। रैगिंग हमारी बहुत लंबी चली थी, 6 से 8 महीने चली थी, और उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया सर, मतलब बहुत कुछ सिखाया सर। मतलब कैसे बात करना है, लड़कियों से कैसे बात करनी है, टीचर से कैसे बात करनी है, सीनियर से कैसे बात करनी है, जूनियर से कैसे बात करनी है। लाइफ में अगर कुछ बहुत ख़राब चल रहा है, कैसे आप उसको ओवरकम करके आगे आ सकते हो। बिकॉज बहुत ही कभी कभार डाउन फील होता था कि ये क्या करा रहे हैं मुझसे, बट देन दोज आर द थिंग्स विच आई रियली लव। बट एट अ अदर एस्पेक्ट रैगिंग जो है वो आजकल तो नहीं होता सर, एज वी ऑल नो, बट उस समय थोड़ा सा रैगिंग कहीं कहीं बहुत ही वायलेंट भी होता था। तो आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट इट। थैंकफुली फिजिकल रैगिंग मेरी कभी नहीं हुई, हाँ मेंटली थोड़ा सा परेशान किया था, बट दैट्स द टाइम। तो इफ़ योर क्वेश्चन वॉज कि सर व्हाट टू टेल अबाउट रैगिंग, MBBS में थोड़ी बहुत सर सीनियर से इंटरेक्शन कहना चाहिए, वो होना चाहिए। आजकल बच्चे जानते नहीं है सीनियर से, तो वो थोड़ा मुझे लगता है कि होना चाहिए, बट रैगिंग एज सच नो, नॉट एट ऑल। सर कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं आप इस सीनियर जूनियर का रिश्ता? सर बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनियर जूनियर का रिश्ता ही सबको आगे बढ़ाता है MBBS करियर में। अगर मुझे पता ही नहीं मेरा सीनियर क्या है, तो मुझे ये भी नहीं पता मुझे पढ़ना क्या है। अगर मेरा सीनियर मुझे ये कहता है पढ़ाई नहीं करनी है, तो पढ़ूंगा ही नहीं। अगर मेरा सीनियर कहता नहीं बेटा तुमको पढ़नी है, तो मैं पढ़ूंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि सर जूनियर एज ए MBBS कलीग ना, हम सिर्फ देखते हैं अपने सीनियर को, और बहुत सीनियर को नहीं देखते। फर्स्ट ईयर देखता है थर्ड ईयर को, थर्ड देखता है फाइनल ईयर को। इतनी छोटी सी लाइफ है हमारी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। सर एक तो कॉलेज में हो गया रिश्ता, कॉलेज के बाद ये रिश्ता कितना काम आता है? बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मतलब प्रोफेशनली अगर मैं बोलूँ सर, कॉन्टैक्ट इज़ एवरीथिंग। आई थिंक वील ऑल एग्री टू दैट। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं तो आपको आगे जाके प्रोफेशनल लाइफ में भी बड़ा ईजी होता है। तो आप भी जैसे अगर मैं किसी को कॉन्टैक्ट करूँ अपने इस फील्ड में आने के लिए, तो मैं उससे कॉन्टैक्ट करूँगा जो मैं जानता हूँ। मैं शायद CV नहीं देखूंगा सर, इस टाइम पे CV को नहीं देखता। तो कॉन्टैक्ट रखना, बरकरार करना, उसको आगे बढ़ाना सुपर इंपॉर्टेंट। इसलिए आई फील दैट इंटरेक्शन ऑफ जूनियर एंड सीनियर इज वेरी स्पेशल, द बॉन्ड इज़ वेरी स्पेशल, एंड इफ समवन इज एबल टू मेक इट, दे शुड मेंटेन इट। दोस्तों यही मैं कहना चाहूँगा कि योर नेटवर्क इज़ इक्वल टू योर नेटवर्थ। तो जब हम स्पेशली मेडिको, जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो इतनी बड़ी दुनिया में अपना कॉलेज वाला, अगर वो अपने MBBS अपने इलाके का हो, अपने MBBS में हो, उससे ज़्यादा बेटर कोई चीज़ ही नहीं होती। क्योंकि उसमें से तुम एक सिंपल कॉल करते हो, जैसे मैं अपने बैचमेट्स को सिंपल कॉल करता हूँ, एंड
दे हेल्प मी विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ लेवरेज ऑन मी। कभी ये नहीं आता कि कल क्योंकि मैंने तेरा फेवर किया था आज तू मेरा कर। सब बाहर की दुनिया कर सकती है बट अपना बैचमेट कभी नहीं करता। तो मैंने बहुत ये बात उठाई क्यों है मैंने, क्योंकि मैंने बहुत इस बार किससे सुन रहा हूँ कि कैसे सीनियर्स जूनियर को टॉर्चर कर रहे हैं। मैं मानता हूँ सर ये काफ़ी गलत हो रहा है। बिल्कुल। तो सर आपका कोई मैसेज इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को देखते हुए? सर ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब भी काउंसलिंग सेशन हम करते हैं यहाँ पर, तो हम बच्चों को एक तो बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे, बट उनसे हम प्रॉमिस लेते हैं। वो प्रॉमिस ये है कि जो भी तुमको दिक्कतें आएंगी फर्स्ट ईयर में, बस तुम एक प्रॉमिस करके जाओ कि सेम प्रॉमिस तुम्हारे जूनियर को ना आए। एग्जाम्पल ले रहा हूँ सर, न्यूरो सर्जरी हर जगह बहुत ही टफ होता है। तो मैंने भी सर अपना नॉन एकेडमिक जीआरशिप किया था न्यूरो सर्जरी में, नॉन एकेडमिक नहीं था। तो वहाँ फर्स्ट ईयर जो एकेडमिक जो जीआर था ना, वो हर दिन रोता था सर, लिटरली रोता था। इसलिए रोता था बिकॉज को दिन भर सैम्पलिंग करा रहे हैं, कोई ढंग का काम नहीं करा रहे हैं। उसने इतना अच्छा रैंक ला के एंट्री किया एंड ही वॉज बीइंग फेल्ट लाइक ही इज अ मैनुअल एंड डेल्ट लेबर। मुझे क्या लगता है कि सर क्योंकि एक सेकेंड ईयर ने ये देखा हुआ है फर्स्ट ईयर में, थोड़ा सा उसको अपना काम को डाइवर्ट कर लेना चाहिए, थोड़ा सा डिवाइड कर लेना चाहिए। बिकॉज इफ दे मेक एन एग्जाम्पल गुड फॉर देयर जूनियर्स, मे बी द जूनियर्स विल डू द सेम थिंग। तो आई वुड रियली, अगर ये राइट प्लेटफॉर्म है सर, तो मैं अगर बात कर पाऊँ एज अ सीनियर, if you're doing a PG, do treat your junior as your colleague and let them be respected because you'll get respect the same way. So you should change this thing going on. Especially this also goes for those sir जहाँ पर आप देखोगे एक कंसल्टेंट अपने फर्स्ट ईयर को या सेकेंड को परेशान करता है and ask them to take rounds and rounds and round doesn't teach them anything. This thing should stop. तो बॉस, अब आप इतने बड़े पैथोलॉजिस्ट बन चुके हो, पूरे देश भर में आपका नाम है, लाखों बच्चे आप पढ़ा चुके हो। तो आज आप समझो कि मैं 5 साल का बच्चा हूँ और मुझे 1 मिनट के अंदर बताओ पैथोलॉजी एक्चुअली में क्या चीज़? बड़ा टफ सवाल है सर ये, क्योंकि वैसे आपने बोला 5 साल के बच्चे हो, तो मैं वैसे ही कुछ बात करने की कोशिश करता हूँ। सर कोई भी डिजीज़ है तो डिजीज़ होता क्यों है, वो कहते हैं उसको इटियोलॉजी। डिजीज़ हुआ कैसे, उसे कहते हैं पैथोलॉजी। कोई भी डिजीज़ आप मान लो सर, हमारे पूरे शरीर में कोई भी डिजीज़ कैसे होती है, उससे हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसे हम कहते हैं सिंपल वर्ड पैथोलॉजी। अब सर हर अंग अलग अलग से बिहेव करता है, एवरी ऑर्गन बिहेव्स डिफरेंटली। तो वंस वी नो हाउ डज ऑर्गन बिहेव इन डिफरेंट डिजीजेस, वी गेट टू नो हाउ टू डायग्नोज इट। और अगर आपकी डायग्नोसिस सही हो जाए तो ट्रीटमेंट तो सर सेकेंडरी है। तो दैट इज हाउ दिस पैथोलॉजी सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट, एंड इट टेल्स यू अबाउट डायग्नोसिस मेनली, एंड देयरफॉर द ट्रीटमेंट बिकम्स वेरी सिंप्लीफाइड। तो बेसिकली आप कॉज ढूंढते हो कि किसकी वजह से डिजीज़ हो रही है ताकि ट्रीटमेंट आसान हो जाए। तो सर अब एक मेजर इशू पे आते हैं। तो सर अब मैं वो एक 25 साल का लड़का, मैंने बस अभी नीट पीजी का एग्ज़ाम दिया है और अब मुझे सोचना है कि मुझे कौन सी ब्रांच चूज़ करनी है अपनी लाइफ के लिए। अगर मैं पैथोलॉजी चूज़ करता हूँ तो उससे पहले मुझे एक बात जाननी है कि एक पैथोलॉजिस्ट कितना कमा सकता है हिंदुस्तान में। तो सर ये है मेरा सवाल अभी। सर ये सवाल मुझे कितनी बार पूछ चुके हैं स्टूडेंट्स। मेरी सर रैंक एम्स में 100 के अंदर आई थी। तो जब मैंने सब्जेक्ट उठाया था तो वहाँ पर मुझे एक सीनियर मिले थे, तो उन्होंने बोला कि बेटा देखो एक बात ध्यान रखना, जो पैसा है वो कोई ब्रांच नहीं कमाता, वो एक बंदा कमाता है, आदमी कमाता है। तो वो ना बातें मुझे अच्छे समझ में आ गई कि कुछ ना कुछ इसे एक्सपीरियंस से ही बोला होगा, एंड आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम समवन एक्सपीरियंस। बिल्कुल। तो सर अगर मैं क्वांटिफाई करूँ तो मिनिमम अगर किसी ने एसाशिप करके रखा है मिनिमम अमाउंट में, वो कमाएगा 1.5 से 2 लाख रुपए मिनिमम। मैं बोल रहा हूँ सर स्टार्ट करते ही। मैक्सिमम जो है उसी कोई लिमिट नहीं। अगर वो बिजनेसमैन है, आपको पता है सर द एस्टैब्लिशमेंट्स आर रन बाय बिजनेसमैन एंड दे हैव मोर अर्निंग दैन अ डॉक्टर। बट यूजुअली अगर आप बोलो कि थोड़ा अगर कोई अपने लैब चला रहा है या हॉस्पिटल चला रहा है, दे कैन अर्न अराउंड नॉट लेस दैन 15 लाख रुपीज पर मंथ। यस सर, हाँ पर मंथ बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ, कोई डाउट ही नहीं है सर इसमें। एंड ऑन एन एवरेज अगर आप बात करो, एवरेज की बात करो, दे कैन इजीली अर्न अराउंड 5 to 6 lakhs पर मंथ सर। सो आई थिंक ये तो इट्स अ वेरी गुड थिंग सर। पैथोलॉजिस्ट के बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि वो ज़्यादा नहीं कमा पाते। तो अच्छी बात है, लेट द अब जितना कम पता उतना अच्छा है। सर आप कितना कमा लेते हो? सर फ्रॉम हॉस्पिटल सेटअप जो मैंने बोला इस रेंज में आया। हाँ। और सर अब अगर तीसरी एक बात करते हैं सर, एक और एज रेंज को पकड़ते हैं कि मैं 35 हूँ। सो एज अ पैथोलॉजिस्ट
आप क्या रिकमेंड करेंगे मेरे लाइफस्टाइल चेंजेस या किन चीज़ों को मुझे ध्यान में रखना चाहिए? ऐसी मिसकंसेप्शंस जो मैं शायद आज लेके चल रहा हूँ बट आगे जाकर मेरी जान के लिए, मेरी लाइफ के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकती हैं। सर कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम, डायबिटीज स्क्रीनिंग प्रोग्राम, यूजुअल हेल्थ चेकअप, ये 3 चीज़ें हैं जो कि लोग हमारे देश में खासकर ध्यान नहीं देते। वो बस देखते हैं कि 599 में कितने सारे टेस्ट हो रहे हैं, वो गिनते हैं एक्चुअली। उसका इम्प्लीकेशन के बारे में वो एक्चुअली थोड़ा कम सोचते हैं हम लोग। मैंने ये भी देखा है कि अगर मैं किसी को ये बोलूँ कि आप पूरी स्क्रीनिंग करा लो, फुल बॉडी चेकअप करा लो, they would not do it looking at the amount they are investing into that. Yes. But what they don't understand is the implication that can have if any other test comes positive. तो आई थिंक दैट इट्स हाई टाइम कि इंडिया में भी ये जो रूटीन स्क्रीनिंग पर्पजेस के लिए जो टेस्ट होते हैं इसको थोड़ा सा बेटर प्रमोट कर पाए, कीपिंग इन माइंड कि लोगों के ऊपर कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका। तो आई वुड से फॉर एनी पर्सन हु हैज टच अराउंड 40 दे शुड गेट अ रेगुलर हेल्थ चेकअप विच इंक्लूड्स रेगुलर CBC, LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c और कुछ कैंसर मार्कर्स अगर वो 55 के ऊपर जा चुका है तो, जैसे कि CA-125 फॉर अ फीमेल, PSA फॉर अ मेल, along with that CEA। तो कुछ ऐसे ट्यूमर मार्कर्स भी हैं जो कि काफ़ी कुछ आप एक्सक्लूड कर सकते हो विदाउट गोइंग टू रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पर काफ़ी एक्सपोजर का रिस्क होता है सर। अब ऐसे भी सर मैंने देखा है कि जहाँ पर बहुत से टेस्ट कराए और वो लेडी वापस आई मेरे पास कि सर इसमें तो कुछ निकला ही नहीं। ये तो सर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत है, जो मेरा अगला सवाल होने वाला था कि आपको तो ये आता होगा कि दैट इतने टेस्ट करा दिए डॉक्टर साहब, और वो एक स्टेटमेंट आती है कि डॉक्टर साहब कमीशन लेते हैं अस्पताल से, इसलिए ये इतने टेस्ट रिकमेंड करते हैं। तो आपको आया होगा सर, तो आपने इसमें क्या किया? सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। नहीं देखो सर, अभी कुछ दिन पहले की बात है, दो अलग अलग किस्से हैं सर। पहला किस्सा वो है जहाँ पर लेडी ने आके मुझे ये बोला कि इतने सारे जांच करा दिए डॉक्टर बाबू ने और कुछ नहीं निकला। अब सर मैं उसकी दर्द समझ पाता हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ कारण से उसने कराया होगा। मैंने उसको एक चीज़ बोली कि मैडम अगर इसमें कुछ निकल जाता तो उसमें जितनी आपको परेशानी होती वो इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। शी अंडरस्टूड व्हाट आई मेंट टू से एंड शी वेंट आउट सेटिस्फाइड। एक सेकंड पर्सन कुछ दिन पहले आए मेरे पास, उन्होंने VDRL का टेस्ट कराया था, है ना। तो VDRL का टेस्ट हम क्या करते हैं सर, हम अपने सैंपल को एक बार में STD है सर, ऐसे तो किसी को भेज नहीं सकते, सिफिलिस का टेस्ट है तो हम कहीं बाहर भी टेस्ट VDR बेसिकली सिफिलिस का टेस्ट है, ये हमारे नॉन मेडिकोस के लिए हम इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं प्लीज़। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए जब भी आप टेस्ट करते हो, किसी को रिपोर्ट देते हो सर, अगर उसको ये कहते हो आपका STD है तो इसके माइंड में ना बहुत अजीब सेटअप होता है। तो हमने उसको बाहर भी सैंपल भेजा और हमने उसको दोनों रिपोर्ट दिया। अब वो मेरे पास वापस आ गए, बोले कि आपको आपके लैब के ऊपर विश्वास नहीं है क्या, आपने इसको बाहर क्यों भेज दिया। तो आई जस्ट वांटेड हिम आल्सो टू अंडरस्टैंड, अल्टीमेटली ही आल्सो वेंट वेरी सेटिस्फाइड कि अगर आप किसी को STD दे रहे हो, इट्स आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट इट डबली चेक्ड। अभी भी सर वो वापस आते हैं मेरे पास और हमेशा हमसे ही टेस्ट कराते हैं। तो द पॉइंट हियर इज़ कि इफ़ वी आर एबल टू कम्युनिकेट टू द पेशेंट्स कि तुमको क्या दिक्कत है, पैथोलॉजिस्ट का सिर्फ रोल ये नहीं है कि बस वो जांच करके दे दे रिपोर्ट। उस पेशेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए कि रिपोर्ट का इम्प्लीकेशन क्या है, दे गो आउट वेरी सेटिस्फाइड एंड दैट इज हाउ यू आस्क दैट पर्सन और अ पेशेंट टू कम बैक टू योरसेल्फ। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, क्योंकि बात करते करते मेरे दिमाग में एक सवाल आया। आई थिंक ये बहुत ही जनरल सवाल है जो शायद हमारे सारे व्यूअर्स के दिमाग में जो क्वेश्चन रहता है ना उसको आंसर कर पाएगा। सर आप एक पैथोलॉजिस्ट हैं, आपका काम है टेस्ट एंड एवरीथिंग। सर जब एक प्रैक्टिशनर एक पेशेंट को इतने सारे टेस्ट बोलता है, उसके पीछे उसका थॉट प्रोसेस क्या है, क्यों करता है बेसिकली? जब बहुत बार मैं देखता हूँ कि 2 टेस्ट से भी काम हो सकता है, तब भी 7-8 टेस्ट बताए जाते हैं, ऐसा क्यों है? सर मैं आपको बताया था कि पैथोलॉजी इज़ अबाउट नोइंग द रीज़न बिहाइंड अ डिजीज़। मैंने आपको बताया कि हर ऑर्गन उस डिजीज़ के लिए अलग अलग रिस्पॉन्ड करता है। मेरा हार्ट अलग रिस्पॉन्ड करेगा, मेरा लिवर अलग रिस्पॉन्ड करेगा, मेरी जो मसल्स अलग रिस्पॉन्ड करेगी, मेरी जो आँख है वो अलग रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अनलेस आई डोंट चेकअप द एंटायर अदर प्लेसेस ऑल्सो, आई वुड बी मिसिंग आउट सम ऑफ द डायग्नोसिस। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि शायद मैंने लिवर की प्रॉब्लम तो देख ली, बट उस लिवर के प्रॉब्लम से शायद मेरा हार्ट भी इन्वॉल्व हुआ होगा, तो उसको मैं कैसे जांच करूँ। इसीलिए एज अ डॉक्टर, बिकॉज ही इज़ अ एविडेंस बेस्ड मशीन, हम कहते हैं सर एविडेंस बेस्ड डायग्नोसिस करते हैं हम लोग, तो ही शुड बी इंश्योरिंग कि अगर उसने एक मर्ज पकड़ा है तो बाकी चीज़ को मिस ना करे। तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही शुड टेस्ट बैटरी ऑफ टेस्ट इन दैट केस। और अगर फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन काम नहीं चल रहा है तो सेकंड लाइन आना चाहिए, उससे काम नहीं चल रहा है थर्ड लाइन जाना चाहिए और ऐसे करके आगे बढ़ना चाहिए सर। हाँ, एक बार में कोई डॉक्टर सब कुछ नहीं लिखता, बिकॉज बहुत सारे टेस्ट हैं सर। मेरे खुद के डिपार्टमेंट में कम से कम नहीं तो 1000 टेस्ट होते हैं, तो वो 6-7 लिखता है बस। तो सर मैं एक बहुत जनरल सवाल कर रहा हूँ और ये कहूँगा कि मिसकंसेप्शन है
बहुत लोगों के दिमाग में भी ये बात है कि अगर एक डॉक्टर ज़्यादा टेस्ट लिखता है मरीज़ के लिए तो अस्पताल उसको कमीशन देता है। क्या ये बात सच है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं हॉस्पिटल बेस्ड वर्क करता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं देता सर, बिल्कुल नहीं। तो अस्पताल आपको देता है, सर मैं तो काम करता हूँ वहाँ मतलब पर, सैलरी देता है ना? सैलरी देती है। क्या ऐसे कुछ ज़्यादा करने में कमीशन बिल्कुल मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तो मैं ये बात सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी मेडिकल प्रैक्टिस एलिमिनेशन पे बसी हुई है कि अगर आज वो आपको 8 चीज़ों का टेस्ट लिख के दे रहे हैं, वो इसलिए है कि वो आपके शरीर को पूरा देखना चाहते हैं कि एक बीमारी की वजह से कहीं आपके कुछ भी शरीर में ऐसी चीज़ ना हो जो इफेक्टेड हो और उनसे मिस हो जाए। और मैं कहूँगा ये भगवान को बार बार थैंक यू बोला करिए कि वो टेस्ट लिखे तो उनमें कुछ नहीं आया, क्योंकि सर ने जैसे कहा कि अगर आ जाएगा ना तो उसका रिजल्ट, उसका कॉन्सिक्वेंस बेसिकली उस टेस्ट में ना आने से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो ये मैं कहूँगा ये पैथोलॉजी के बारे में हमारी बातें थी। सर अब आते हैं हम आप पे एज अ नीट पीजी फैकल्टी, नीट पीजी एफएमजी फैकल्टी में आपको पढ़ाते पढ़ाते शायद 15 साल हो गए। इट्स अ ह्यूज पीरियड, ऑलराइट। तो सर अगर आज 3 महीने बचे एग्ज़ाम को, आई एम सॉरी जुलाई से काउंट करते 4 महीने बचे हैं, तो सर आज अगर एक स्टूडेंट नीट पीजी की तैयारी कर रहा है और बढ़िया रिजल्ट लेकर आना चाहता है, लेट्स से रैंक बिलो 5000, सर उसके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? सर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो सक्सेस है वो एक बाई प्रोडक्ट है आपके वर्क का। अब हमें ना सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि उसका आउटकम क्या होने वाला। आउटकम सक्सेस है, मैं मानता हूँ, जैसे आपने बोला कि 5000 के अंदर है, पर उसके लिए जो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स है जिसको हम बेबी स्टेप्स कह सकते हैं, तो व्हाट अ स्टूडेंट वुड टेक अ बेबी स्टेप टू पुट दैट सक्सेस इन फ्रंट ऑफ हिम एंड हाउ इज गोइंग टुवर्ड्स इट। अभी हम सिर्फ ये देखते रहे कि मेरा एक टारगेट है नीट पीजी में लाना लाना लाना, बट उसके लिए हमने क्या किया, हमने डेली बेसिस पे क्या किया। तो डेली बेसिस पे हमें थोड़ा मेहनत करना है, हमें कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। जहाँ भी वो कंसिस्टेंटली नीचे आ रहे हैं उसको मोटिवेट करके वापस ऊपर आना है। और अगर मुझे लगता है कि कंसिस्टेंटली कोई बच्चा भी, सर अगर वो 0 से शुरुआत कर रहा है ना, और अगर वो 4 महीने ढंग से 8 घंटे पढ़ ले, सर मैं बोलता हूँ, सर आपने 5000 बोला ना, 2000 के अंदर आ जाएगा, 2000 के अंदर आ जाएगा सर। क्योंकि बच्चे सर पढ़ने का बहुत कोशिश करते हैं, इतने डिस्ट्रैक्शंस है ना सर। आई एम वेरी थैंकफुल कि सर मेरे से वो डिस्ट्रैक्शन नहीं था, मैं तो नहीं तो अलग कहीं और ही निकल जाता सर, एक्टर ही बन जाता सर आपने अपने टाइम में ऐसा लग क्या किया था? सर कंसिस्टेंट था मैं, मुझे ऐसा लगता है। सर ने एम्स से एमडी करी है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो सर की तैयारी तो एक बार सुननी पड़ेगी। सर मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी इज़ व्हाट आई हैड नथिंग स्पेशल। हाउ डू यू डिफाइन कंसिस्टेंसी? सर ऐसा है कि अगर मान लो आप मूवी देखने जा रहे हो ना, तो कम से कम वापस आके 1-2 घंटे लगा लो पढ़ाई के लिए। तो आप दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? सर मुझे लगता है कि मैं 2-3 घंटे ही पढ़ता था, एग्जाम के समय ज़्यादा पढ़ता था, पर वो 2-3 घंटे जीरो नहीं होते थे सर कभी। तो वो एक चीज़ है, हम लोग ना जैसा सीनियर से जूनियर का क्या रिलेशनशिप है, तो मेरे साथ सीनियर बड़े अच्छे थे। उन्होंने मुझे बोला था कि पढ़ाई कर लो, इसके अलावा और कुछ नहीं रखा हुआ है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि सर एज अ सीनियर अगर कुछ देख रहा हो कोई यहाँ पर, अपने जूनियर को ये बोलो कि बेटा पढ़ाई कर लो MBBS में, तो बाद में बहुत लंबा खींचना पड़ता है। पोस्ट MBBS बैठना आसान नहीं है घर में। तो कंसिस्टेंस मैं कहूँगा सर, मैं थोड़ा कंसिस्टेंट था और मैंने थोड़ी सी पढ़ाई करके रखी थी अपने MBBS के समय में, जहाँ से मुझे बाद में जाके थोड़ा ईजी हो गया रैंक लाना मुझे। सर आपने कब पेपर दिया था? सर मैंने दिया था 2009 में पहली बार, और 10 में सर मैं एम्स को जाता। एंड दैट विल बी एम्स, तो एम्स ही था उस टाइम पे, एम्स से राइट? नवंबर और दिसंबर, ये मई एम्स और जून, ये दिसंबर एम्स होता। उस एम्स में और आज के INICT में आपको कितना फ़र्क लगता है? सर मुझे लगता है कि ऐसा कंपटीशन तो बिल्कुल कम नहीं हुआ है, बिकॉज अब तो सीट्स बढ़ चुके हैं, तो थोड़ा कंपटीशन ईज आउट हो गया है। हमारे समय में सर मुझे याद है कि 200 रैंक भी नहीं आता था सर। 180 वाज द लास्ट रैंक इन एम्स। अगर कोई 181 है उसका रैंक ही नहीं आएगा। अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें सर, तो मुझे लगता है कि उस समय तो रिकॉल बेस ज़्यादा था, आजकल एनालिटिकल बेस ज़्यादा है। बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सेम ही रहा है सर। और वेस्ट बंगाल पीजी उस टाइम के ऑल इंडिया पीजी में और आज के नीट पीजी में? सर उस समय नीट पीजी में अगर आपका रैंक 2500 के आगे है, 2500, आपकी रैंक ही नहीं आती थी। जैसे अभी बच्चे भेजते हैं सर मेरा रैंक 95,000 है, 1,25,000 है, कट ऑफ 0% है, ये सब उस समय नहीं था। अब सर इसका इम्प्लीकेशन गुड भी है बैड भी है, आई थिंक वी कैन हैव डिफरेंट डिबेट ऑन दैट, बट दैट इज व्हाट इट वाज। सो एनीवन स्टूडेंट हु कैन गेट रैंक ऑफ 2500 प्लस would not even appear in the merit list. So I would say the things are not become tougher. अगर बच्चा इसको पॉजिटिवली देखेगा तो चीज़ें काफ़ी आसान कर दी है गवर्नमेंट ने सर। और एग्ज़ाम के MCQ में कितना फ़र्क लगता है आपको?
मुझे लगता है सर अगेन मैं वही बात बताऊंगा कि पहले ना सर रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, जैसे कि बिल्कुल रिपीट ज़्यादा आते थे। आजकल रिकॉल का परसेंटेज उन्होंने कम कर दिया है और थोड़ा सा एनालिटिकल, मतलब क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा बढ़ा दी है। बच्चा सोचेगा कि आंसर क्या है, सभी को लिंक कर दिया सर इन्होंने। जैसे पैथोलॉजी क्वेश्चन नहीं आते आजकल, पैथ और मेडिसिन या सर्जरी के मिल के क्वेश्चन आते हैं, तो वो एक एलिमेंट आजकल ज़्यादा देखा जा रहा है सर। इमेज बेस्ड क्वेश्चन अगेन एक न्यू एंट्री है, जो कि वही बच्चा देख सकता है जिसने किताब देखी है। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं सर आजकल बहुत ज़्यादा, कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज़ होता है, अगर आपने फॉलिज कैथेटर देखा है उसका डायमीटर कितना होता है, कैनला का कलर के बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पूछते हैं, नीडल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स इन प्रैक्टिकल्स उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, हिस्टोलॉजिकल साइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, ऑफ्थोलॉजी में बिल्कुल आपने एक इमेज दे दी कि आपने कहाँ देखा था, इसमें आप क्या करोगे। गायनेकोलॉजी में क्योंकि एक पीएचसी में लोगों को काम कर बच्चों को काम करना चाहिए, तो उसके अनुसार वो अगेन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन देते हैं। एक अगर डिलीवरी ठीक से नहीं हो रही है तो उससे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, दे आस्क द क्वेश्चन ऑन दैट। So now it seems that students should be well versed with the practical aspects of NEET PG to get a good rank. It's not only about theoretical knowledge. वेल सेड सर। तो सर पूरे भाटिया का क्यू बैंक और टेस्ट इस वक्त आप देख रहे हो। मैं एक्चुअली स्टूडेंट को ये बताना चाह रहा हूँ, और मैं जो डिफरेंस क्यों जानना चाह रहा था, बिकॉज आपने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में, 15 साल के एक्सपीरियंस में आपने क्वेश्चंस को बहुत डिटेल्ड में, बहुत ध्यान से, बहुत करीब से देखा है। तो जब आप आज गुरुकुल का क्यू बैंक के लिए जब एक क्वेश्चन फ्रेम करते हो, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता है? आप स्टूडेंट को किस लेवल पे टेस्ट करना चाह रहे हो? सर क्यू बैंक जो है वो आपको पता है सर, मैं ना बहुत जल्दी किसी चीज़ से कन्विंस नहीं होता हूँ। मतलब वंस आई एम नॉट कन्विंस्ड आई डोंट स्टार्ट। मुझे याद है कि हम लोग दोनों बैठे थे आपके रूम में शाम के समय, तो आपने बोला था कि सर क्यू बैंक आप देख लो, बिकॉज वो बहुत बड़ा हेडेक हो रहा है मेरे लिए। समहाउ सर उस दिन मैं बहुत कन्विंस नहीं था कि मैं क्या कर पाऊंगा क्यू बैंक में, अगर मैं स्टोरी में जाऊँ कि मैंने क्या सोचा था। मुझे ये पता था कि क्यू बैंक अच्छा करना चाहिए, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं उसमें कितना टाइम डिवोट कर पाऊंगा। बट व्हेन आई केम बैक एंड आई सॉ रियल द क्यू बैंक, पता नहीं मुझे सर उसमें काफ़ी फैलेसीज दिखे थे, एंड देन आई डिसाइडेड कि नहीं, इसमें काम काफ़ी सारा होना चाहिए एंड समवन हैज़ टू डू इट। आई फेल्ट अगर मैं करूँगा ये पक्का ठीक हो जाएगा। मैंने डॉक्टर आजाद को भी बोला कि बॉस मैं इसमें घुस जाऊँ ना पक्का, देन यू विल नॉट, एनीवन विल नॉट इंटरप्ट, एंड थैंकफुली ही सेड ओनली आल्सो इन योर बिहाफ यू विल हैव नो इंटरप्शन, आपको जो करना है करो। तो सर मुझे उसमें से कॉन्फिडेंस आ गया था। फिर मैंने पहले रिसर्च वर्क शुरू किया कि क्यू बैंक के मिसिंग क्या है अपने यहाँ, और बहुत सारे मुझे जो दिक्कतें दिखी थी उसको मैंने एक वर्कआउट किया, और मैंने मिनाज में, जो लास्ट मिनाज था, इस मिनाज में, पिछले मिनाज में को प्रेजेंटेशन में दी थी कि मुझे क्या लगता है कितने क्वेश्चन होने चाहिए, कैसा स्टेम कैसा होना चाहिए क्वेश्चन का, उसके डिफरेंट पार्ट्स कैसे होने चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए। सर हमारे क्यू बैंक में अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है तो वो भी ठीक नहीं है। पहले लगता था हमें कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होना चाहिए, बट मैंने ये रियलाइज़ किया कि हर टॉपिक का अपना एक इंपॉर्टेंस है। ट्रू। अगर हम उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डाल देंगे ना तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि इसमें इतने क्वेश्चंस क्यों हैं। तो सर सारे रिसर्च करने के बाद मैंने सर जब टीम बनानी शुरू करी, टीम से भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिला सर, बिकॉज सारे बच्चों ने अच्छे काम किए। लास्ट ईयर सर एग्ज़ाम भी टाइमली हो गया था, तो बच्चे बहुत थोड़े से वेले थे, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया हमें, और धीरे धीरे करके जैसे जो टीम बन गई थी हमारी, तो उसके थ्रू हमने जो क्वेश्चन बनाना शुरू किया। फिर हमने इसको एक रैंडम लोगों को क्वेश्चन बैंक दिया कि आप देखो कैसा लग रहा है क्वेश्चन बैंक। सबने सर अच्छा रिव्यू दिया। अब या तो मुझे प्लीज़ करने के लिए दिया या फिर कैसे भी दिया, बट अल्टीमेटली व्हाट केम आउट वाज गुड, एंड देयरफॉर आई अगेन वुड बिलीव कि सर अगर आपका प्रोसेस सही है तो जो एंड रिजल्ट है ना वो सही आता है। तो वी ऑलवेज वर्क ऑन द प्रोसेस कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, जो एंड रिजल्ट आएगा वो ठीक ही आ जाएगा। अल्टीमेटली व्हाट केम आउट, आई एम वेरी हैप्पी कि सब लोग जब भी देखते हैं तो कम से कम कोई ये नहीं कहता कि नहीं यार इसमें काफ़ी फैलेसीज अभी भी हैं। अब मैंने खुद भी, मुझे लगता है अभी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम आने दिनों में इंप्रूव भी कर जाएंगे। बट क्यू बैंक शुड बी एन एसेंशियल सेगमेंट ऑफ एनी टीचिंग शेड्यूल, बिकॉज जितना पढ़ाना इंपॉर्टेंट है उतना बच्चे को टेस्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। अ टेस्टिंग कम्स ओनली फ्रॉम अ परफेक्ट क्यू बैंक, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड आई एम वेरी हैप्पी with all our efforts, collective efforts, it has come out to be pretty decently good. सर मैं देख सकता हूँ इतने करीब से कि दैट आपने कितना हार्ड वर्क किया है क्यू बैंक पे, एंड आई कैन टेल यू बिकॉज मैंने तो बचपन से डॉक्टर भाटिया को क्वेश्चन बनाते हुए देखा है। और दोस्तों मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जो वर्ड ग्रैंड टेस्ट आप देखते हैं आज के दिन पर प्लेटफॉर्म पे, इट वॉज कॉइंड बाय डॉक्टर भाटिया हिमसेल्फ। तो पहला ग्रैंड टेस्ट नीट पीजी कोचिंग की दुनिया में 2002 में हुआ था, जब डॉक्टर भाटिया ने खुद बनाया था, और पहली बार पूरे देश में एक ही पेपर गया था और पूरे देश के बच्चों ने एक पेपर एक साथ दिया था। तो हर महीने के पहले संडे को सर ग्रैंड टेस्ट कराते थे। हमने भी दिया है सर, हाँ। हमने भी दिया है। ऐसा कोई बच्चा ही नहीं था जिसने कि ग्रैंड टेस्ट ना दिया हो सर। संडे के दिन रेल लगती थी अपने हॉस्टल से
पूरे के पूरे बगल में एक कॉलेज था सर, वहाँ पर जाते थे हम, वो जो कॉपी है वो लेके आते थे। गौतम नगर के पास जो सर मैं कोलकाता में पढ़ा था, मैं कोलकाता की बात कर रहा हूँ सर, वहाँ पर। हाँ, तो वहाँ पर हम सब टेस्ट देते थे और बाहर वो निकल के आते थे। ये अलग बात है कि अगर उसमें ढंग से पढ़ा होता तो रैंक और अच्छी आ जाती। बट क्यू पैक, यस, दैट्स ग्रैंड टेस्ट जो था, दैट्स वेरी स्पेशल। इनफैक्ट सर ग्रैंड टेस्ट में नंबर होता था, ग्रैंड टेस्ट 1 2 3 4 ऐसे अगर नंबरिंग शुरू की थी। तो मैंने शायद शुरू किया था ग्रैंड नंबर 65 या 55 से शुरू की थी। तो 50 ग्रैंड टेस्ट उसमें तक हो चुका था। 2007 की या 6 की बात बता रहा हूँ मैं सर। तो सर अभी क्या चल रहा है हमारा ग्रैंड टेस्ट का नंबर? अभी लास्ट 2 साल पहले हमने, 1 साल पहले हमने ग्रैंड टेस्ट का नंबर करके 1 2 3 4 शुरू किया, बट उससे पहले हम पुराने नंबर लेके चल रहे थे। बच्चों ने हमें कहा कि हम कंफ्यूज हो जाते कि 235 238 पहुंच गया था आई थिंक नंबर। सो 238 ग्रैंड टेस्ट ऑलरेडी हो चुके थे। आई जस्ट रीचेक द नंबर अगेन। ये मुझे एक रैंडम स्टोरी याद आई, तो सोचो कितने सालों से ग्रैंड टेस्ट की लेगेसी चलती आ रही है। और एक मैं आपको बहुत मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। अभी डॉक्टर भाटे को अपनी पुरानी स्टूडेंट मिली, शी वॉज एन ऑब्स गायनी। तो उन्होंने अपनी मैट्रिमोनियल का बड़ा शानदार किस्सा सुनाया कि जब पहले टाइम में शी वॉज गोइंग टू गेट मैरिड, इट वॉज अराउंड 2010, सो दैट जब द जेंटलमैन केम टू मीट हर, सो शी सिंपली आस्क्ड कि भाटे ग्रैंड टेस्ट में आपकी क्या रैंक आती है? एंड when he said it's a good rank, so she actually said yes. Now I don't know how true that thing is, but सर वो सही होगा, वो सही होगा। बिकॉज जिसका भी ग्रैंड टेस्ट में अच्छा रैंक आता था उसकी नीट पीजी में ऑटोमेटिकली अच्छी रैंक आती थी। बिल्कुल। कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो दैट माइट बी वेरी ट्रू स्टोरी सर। सो मुझे सुन के इतना अच्छा लगा ना, दैट द ग्रैंड टेस्ट हैज बीन पार्ट ऑफ सो मेनी लाइव्स, दैट यू नो आपको अपनी लेगेसी पे और प्राउड फील होता है कि कितने लाइव्स को हमने चेंज किया है इतने सालों के अंदर। तो सर एक सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे। ये मैं एज अ मेडिको आपसे बात कर रहा हूँ, और ये शायद मैं आपको कहूँगा कि हमारी जो जनरल पॉपुलेशन है, जो हमारे नॉन मेडिको फ्रेंड्स हैं, उन तक ये मैसेज पहुँचना चाहिए। वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, आप देख रहे होंगे कि कितने ज़्यादा डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है जस्ट बिकॉज द पेशेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड, द पेशेंट इज़ यू नो मे बी नॉट इन द राइट कंडीशन, बट मारपीट बहुत कॉमन हो गई है। तो आपके क्या मैसेज रहेगा सर? सर ये बहुत ही डिमाइनिंग करता है डॉक्टर्स के एफर्ट्स को। मुझे क्या लगता है कि सर डॉक्टर इज एज गुड एज द इक्विपमेंट्स, एज द फैसिलिटीज ही हैज़ एट हिज डिस्पोजल। तो बीइंग इन अ सेटअप वॉट एवर आई एम सिटिंग इन, अगर मेरे पास वो सारे फैसिलिटीज़ हैं और फिर मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूँ, देन आई एम टू बी ब्लेम्ड। हाउएवर इफ आई एम डूइंग माई एफर्ट इन टू गेटिंग दैट पेशेंट इन टू द राइट treatment, I think my job is well done. And I think we should realize doctors, even though are like gods, they are not gods. तो somehow सर जनरल पब्लिक को ही हमें एक मैसेज देना चाहिए और हर तरह से उनको समझना भी पड़ेगा कि डॉक्टर वो सारा एफर्ट करता है कि वो पेशेंट को जान बचा ले। हर वो एफर्ट करता है, कहीं ना कहीं कभी गलती हो जाती है, मैं नहीं कहूँगा जानबूझ गलती होती है, उसके कारण जो पूरी मास है उसके ऊपर एक बैड इम्पैक्ट डालना इज़ नॉट एट ऑल राइट। हर डॉक्टर ये चाहता है कि वो अपने मरीज के लिए बेस्ट आउटकम दे। नो वन वुड वांट हिज पेशेंट नॉट टू गेट बेटर एंड बेटर ईच एंड एवरी डे। तो दिस इज नॉट अ राइट थिंग हैपनिंग। आई बिलीव दैट ऑल एज अ गवर्नमेंट दे शुड टेक सम प्रॉपर स्टेप्स टू ब्रिंग अ लॉ दैट एनी वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स इज टेकन ऑन प्रायोरिटी एंड इज डेल्ट वेरी सीवियरली सर। बिल्कुल, ये तो मेरी भी सरकार को रहेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज टेक सम स्ट्रिक्ट स्टेप्स for the safety of doctors in India. Violence is increasing too much and पहले तो शायद एक थप्पड़ वप्पड़ से काम चल जाता था, बट अब तो दे आर गेटिंग वेपन्स। लाठी चलती है आजकल। आई थिंक इट्स नॉट समथिंग दैट कैन बी टेकन एट अ कैजुअल वे एनी मोर। तो हम सबकी जान, जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं उन सबकी जान खतरे में मान के चलिए। जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं उनकी जान हम खतरे में मान के चलेंगे, उनको कुछ ना कुछ प्रोवाइड होना चाहिए। एंड एवरी हॉस्पिटल नीड्स टू हैव सम काइंड ऑफ बॉडीगार्ड्स। मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी एम्बिशियस थॉट है, बट होना चाहिए। जिस तरह कॉमन आजकल हो गया है, कोई भी ऐरा गहरा घुस के डॉक्टर को थप्पड़ मार जाता है। और सोचो, पहली बात तो कंसल्टेंट के रूम तक पहुंचना कितनी बड़ी बात है, बीच में कितने दरवाजे आते हैं, वो लोग सामान लेकर अंदर आ रहे हैं तो किसी को दिख नहीं रहा। तो इस वक्त बॉडीगार्ड के बजाय और क्या चाह रहा है एक डॉक्टर के पास? It also will, sir, deter any aspirant or medical aspirant to take up this field,
बिकॉज ये उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट देता है। जब वो पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स में तो कहीं ना कहीं वो उसको डीमोटिवेट करता है कि आप इस फील्ड को नहीं लेके कुछ और फील्ड लो। बिकॉज एक टाइम था जहाँ कहते थे रियली ये तो भगवान है, अब भगवान का दर्जा तो नहीं देते हैं लोग, उससे बहुत ही नीचे ला चुके हैं। तो ड्यू टू सम, हाँ मैं नहीं कहता हूँ सर सभी लोगों ने सही काम किया है, कुछ लोगों ने कुछ गलत काम भी किया है जिसके कारण सभी लोग का नाम खराब हो रहा है, बट इट डजंट मीन कि आपने एक की गलती सबके ऊपर थाप दी। दैट इज़ नॉट द राइट वे टू मूव अहेड। यस, दे शुड बी टेकन प्रॉपर स्टेप्स टू डिक्रीज इट एज सून एज पॉसिबल। सर मैं कहूँगा कि गलती के बाद ही मारपीट का मौका तो मारपीट का हक किसी को भी नहीं मिला है। जब जब हमारे संविधान ने पुलिस को नहीं दे रखा मारपीट का कि जब से पहले वो क्वेश्चन करेंगे, फिर जब वो कुछ नहीं सुनेगा तो मारपीट आखिरी ऑप्शन है। तो सर ये तो नॉर्मल पब्लिक है। तो सर अब थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं। आप तो एक पैथोलॉजिस्ट हैं, आपने इतने मरीज़ देखे हैं, तो सर आज एक जिसको मैं कहूँगा कि एक फिट आदमी घूम रहा है, तो सर आपके हिसाब से उसको ऐसे कौन से इंस्टेंसेस नोट करने चाहिए अपने लाइफ में जब उसको कोई बीमारी निकल सकती है बट उसके दिमाग में वो अपने आप को बिल्कुल फिट समझ रहा है? सर मैं इसको थोड़ा सा ऑर्गन वाइज अलग कर देता हूँ ताकि जो भी देखेगा वो समझ पाएगा इसको। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है ब्लड रिलेटेड, तो वो अगर एक नॉर्मल सीबीसी कर ले, 400 रुपये की सीबीसी होती है सर, उसमें बहुत सारे डिसीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, जो भी ब्लड कैंसर होता है सिंपल वर्ड में, वो डायग्नोसिस हो जाता है। अगर कोई अपना लिवर फंक्शन टेस्ट कर ले, 400 से 1000 रुपये का आता है सर, डिपेंडिंग ऑन कितने सारे पैरामीटर्स हैं उसमें लिवर में कोई भी दिक्कत आ रही है सर, वो हम डायग्नोस कर बता सकते हैं। उसमें कम से कम 8 से 9 टेस्ट होते हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन काफ़ी दे देती है। अगर किसी का मोटापा है, अगर पेट थोड़ा सा निकल रहा है, तो सर एक अल्ट्रासोनोग्राफी, जैसे कि वो बता देगा कितना उसमें फैट डिपोजिशन है लिवर में, और साथ में लिवर फंक्शन टेस्ट के साथ लिपिड प्रोफाइल अगर हम ऐड कर लें तो काफ़ी कुछ उसमें क्लैरिटी आ जाती है। सर यूरिन टेस्ट मुश्किल से 100 रुपये का टेस्ट है सर, बट उसमें यूरिन ट्रैक्ट के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो पहली बार में स्क्रीनिंग निकल जाती है। इसके अलावा सर मुझे लगता है कि जैसे हमको बताया था कि स्क्रीनिंग टेस्ट में कुछ स्क्रीनिंग मार्कर्स होते हैं, ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, वो अगर कोई ऐड कर ले तो ये सारे टेस्ट अगर आप साथ में भी कर लो ना सर, तो मुश्किल से 2500 रुपये खर्च होता है। पर इससे डिजीज़ में डायबिटीज़, जिसमें पेशेंट को भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है और उसको पेशाब ज़्यादा होती है, ये सब का इन्फॉर्मेशन मिल सकता है HbA1c के टेस्ट के नाम से और ब्लड शुगर के नाम से। तो इसके अलावा सर अगर मान लो किसी का आँख की रोशनी जो है इट्स गेटिंग ब्लड कम हो रही है, इट कैन बी डायबिटीज़, तो अगेन HbA1c ब्लड शुगर से कॉमनली डायग्नोस कर सकते हैं। यूरिन में अगर मान लो किसी को जलन हो रही है या फिर दर्द हो रहा है, यूरिन करते समय दर्द हो रहा है या फिर काफ़ी इस तरफ काफ़ी दर्द हो रहा है, तो सिंपल यूरिन टेस्ट से वो हम पता कर सकते हैं। तो पॉइंट इज़ कि अगर किसी को थोड़ी बहुत ही आइडिया हो कि उसे क्या क्या टेस्ट कराना चाहिए, दे कैन गो फॉर दिस टेस्ट एंड हार्डली कॉस्ट अराउंड 3000 रुपीज़। इम्प्लीकेशन इज़ ह्यूज एंड मैग्निफिसेंट। तो सर मैं एक 30-year-old गाय हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं अपनी सेहत पर ध्यान रखना चाहता हूँ, तो आपके लिए मेरे लिए क्या सजेशंस होंगी? हाउ कैन आई सेल्फ इवेलुएट माई सेल्फ एट होम? सर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पैसे लगा के टेस्ट कर सकते हैं। बेसिक अगर आपको ये पता हो कि अगर आँख की रोशनी थोड़ा कम हो रही हो, मुंह में कहीं भी छाले पड़ रहे हो, या फिर अगर आपको थोड़ा पीलिया मतलब कि थोड़ा सा अगर आप येलोइश डिस्कलरेशन को कहते हैं अगर वो हो रहा हो, अगर बहुत थकान लग रही हो तो ब्लड की कमी अनीमिया हो सकता है, पीलिया मतलब जॉन्डिस हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को मान लीजिए कि स्टूल है वो बहुत ही बल्की हो रही है, स्मेल बहुत ही ऑफेंसिव है, ख़राब स्मेल है, इट माइट बी ड्यू टू स्टीएटोरिया जिसमें हम कहते हैं फैट मैल अब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उसमें जीआई की काफ़ी सारे डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को यूरिन में जलन हो रही है या यूरिन जो है वो पूरे मात्रा में नहीं हो रहा है, मतलब उसको जाता है बट हो नहीं पा रहा है, तो ये सब बहुत सिंपल साइन है जहाँ से वो पता चलता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और अगर ये गड़बड़ है तो बेटर है कि खुद से अपना इलाज ना करें और डॉक्टर के पास जाके वो दिखाएं। बट अगर उनको ये सिम्टम्स पता हो, इट्स सॉर्टेड, दे एट लीस्ट नो दे मे बी सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज एंड दे शुड गो टू द प्रैक्टिशनर। ट्रू सर। इसके बाद आई थिंक एक बहुत बड़ी चीज़ की बात करेंगे जो शायद सारे यंगस्टर्स के अंदर बचपन से बताई जाती है कि अगर किडनी स्टोन्स हो तो बियर पी लेनी चाहिए। और ये तो मुझे लगता था पहले बचपन में है, फिर मैंने अपने जो पिताजी के नॉन मेडिकल दोस्त है उनकी भी सुनी। अब वही है ना, नॉन दोस्त तो देखो दोस्त ही कभी नहीं सुनता, तो पिताजी उनको बता रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, कह रहे तुझे नहीं पता भाटिया। तो उन्होंने बताया क्या सर, ये तो जब बताओ। अब पापा ने उनको यही कहा कि बेटा गलत है ये, ठीक है, तो उन्होंने कहा तुझे नहीं पता भाटिया। सर देखिए, बियर या कोई भी अल्कोहल जो बेवरेज होता है, इससे हमारी यूरिन की जो आउटपुट है वो बढ़ जाता है। इसका रीज़न ये है कि हमें बहुत प्यास लगता है। अब होता क्या है कि जितना आप पानी पियो, ये जो स्टोन्स हैं वो उतना निकल जाता है, तो ये अपोजिट
तरीके से हम काम कर रहे हैं। जहाँ पर हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं, हम बियर पी रहे हैं, और हमें प्यास ज़्यादा लग रही है और हम पानी ज़्यादा पी रहे हैं। पर हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हर बियर में कम से कम 9 से 10% अल्कोहल होता है सर। बिल्कुल। तो प्रोलॉन्ग इनटेक ऑफ दैट विल कॉज मोर डैमेज टू योर लिवर रादर दैन क्योरिंग योर स्टोन्स। तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगा। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। हाँ सर, आई ट्रूली एग्री ऑन दैट, क्योंकि मेरे पिताजी दोस्तों को ये समझा रहे थे कि तुम स्टोन की वेट ही नहीं कर रहे तुम पिए जा रहे हो सिर्फ कह रहा तो इतना भी प्रिपरेशन फायदेमंद नहीं है। तो सर ऑफ कोर्स आई एम श्योर ये इस बात से हमारे काफ़ी यंगस्टर्स की जो मिसकंसेप्शन है वो दूर हुई है। बट सर उसी डीप डाइव करते हुए एक सवाल और पूछूंगा जो शायद इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा आपको फन लग सकता है बट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। तो सर किस मात्रा तक हम कहेंगे कि एक अल्कोहल पीनी चाहिए किसी को भी? सर मात्रा को मेजर कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत और important इसी को question सुनना है यंगस्टर्स को कि हाउ टू टेक आउट द अमाउंट दैट वन कैन टेक। मेडिकल लैंग्वेज अगर हम बात करें तो 20 से 30 ग्राम ऑफ अल्कोहल पर वीक हैज़ नो इफेक्ट। पर सर अल्कोहल ग्राम में तो मिलता नहीं है ना, वो तो पैक में मिलता है, वो वॉल्यूम में मिलता है। तो वो समझना पड़ेगा। कैलकुलेशन ये कहता है कि अगर आपने कभी 2 पैक पी लिया, 2 पैक मतलब कि 30 ml के 2 पैक, 60 ml के नहीं सर, 2 अगर 30 ml के 2 पैक पी लिया मान लीजिए हफ्ते में, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अल्कोहल एज सच इज़ नॉट सो डेंजरस। मैं आपको वो भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। रेड अल्कोहल जिसको कि हम रेड वाइन कहते हैं सर, इनफैक्ट इट इंक्रीजेस द लॉन्गेटिविटी ऑफ अ सेल, मतलब हमारी जो शेल्फ लाइफ है सेल्स की वो इंक्रीज करती है। बट उसमें भी सर 15% अल्कोहल है। तो जो भी हम कर रहे हैं अल्कोहल की तरह से वो कहीं ना कहीं लिवर को डैमेज करेगा ही करेगा। बट इट्स नॉट अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि टेकिंग अल्कोहल इज बैड। देयर आर सम गुड थिंग्स अबाउट इट एंड दैट शुड बी अप्रिशिएटेड, बट अ स्मॉल अमाउंट इज ओके। बट सर वो कॉशन होना चाहिए। सेम चीज़ मैं सिगरेट के लिए भी पूछूंगा आपसे। नहीं, सिगरेट इज कंप्लीटली इंजूरियस टू हेल्थ इन टर्म्स ऑफ कैंसर्स। अल्कोहल और सिगरेट को सर हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। सिगरेट का बहुत प्रोफाउंड इफेक्ट होता है सर कंपेयर टू लंग्स, ओरल, ईसोफेजियल कैंसर, स्टमक कैंसर। सर हम ये पढ़ाते हैं कि बॉडी में ऐसा कोई भी कैंसर है और आपको पता नहीं है उसका इटियोलॉजी क्या है, स्मोकिंग इज द फर्स्ट। तो नेवर नेवर नेवर, मतलब उसका कोई अच्छा एडवांटेज नहीं है सर। और सर वेप का, आजकल वेप चल रहा है। नो, वेरी बैड। इनफैक्ट दैट इज इवन वर्स बिकॉज उसकी जो स्मोक होती है ना सर आपके लंग्स में फैल जाती है और लंग्स की जो ब्रीदिंग डिफ्यूजन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है बिकॉज इट एक्चुअली विल डिपोज ऑन द एल्वेलाइज सरफेस। इट इज नॉट एट ऑल गुड। यंगस्टर्स दे लुक एट लॉट ऑफ वीडियोज एंड दे गेट इन्फ्लुएंस्ड, बट अल्टीमेटली दे हैव टू फॉलो सम real mentor who can tell them what's right, what's wrong. As a very small line of difference between right and wrong, sir. बहुत लोग राइट को रॉन्ग बोल देते हैं, रॉन्ग को राइट कह देते हैं विदाउट अ गुड नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। ट्रू। और सर अब एक लास्ट ना फन पे ख़त्म करना है सर, मुझे ये आई थिंक बहुत सीरियस रहा है इस बार, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सर अपने कॉलेज की ना एक पार्टी की स्टोरी सुना दो, सबसे क्रेजी पार्टी जो आपने करी हो कॉलेज की। और मुझे पता है आपने करी है क्योंकि आपने मुझे बता रखी है। सर कॉलेज में जब बर्थडे होता था तो सर हम 2-3 बच्चे ना एक साथ मिल के पार्टी करते थे। और मैं सर जब भी अल्कोहल लिया हूँ आज तक, तो मैंने उस समय, अब तो खैर बड़े हो गया हूँ, तो अपनी मम्मी को बोल के लिया था। ठीक है, तो मम्मी उस समय मुझे फ़ोन नहीं करती थी, हमारे नीचे फ़ोन आता था। तो बर्थडे पार्टी थी सर, तो बच्चों ने, तो छोटे बच्चे थे सर, हमारे मेडिकल कॉलेज में कितना ही पी लेंगे, तो 1-2 पैक पी के, तो हमारा एक फ्रेंड था, नाम नहीं ले सकता हूँ कैमरा पे, तो वो क्या लगा कि मैं तैर रहा हूँ सर ले दो नाम। और वो सर लिटरली नीचे लेके वो तैरने लगा। उसके ऊपर एक और बच्चा बैठ गया कि मैं भी तैरूंगा तेरे साथ, और उसको उल्टी आ गई, तो वो उसके पूरे मुंह के ऊपर उल्टी कर गई। सर ये दोनों लोग जो हैं, मतलब हमारे में मतलब शुरुआत करने वाले थे। एक और मेरा जूनियर बैचमेट था सर, हमने 4 बोतल बियर मंगवाया था फाइनल ईयर में था शायद। तो वो आ गया जूनियर हमारे पास, तो उन्होंने बोला कि तू बियर पी सकता है। वो सर फर्स्ट का बच्चा था, उसने उठाया और गट कर करके 300 ml एक साथ मटका गया। हम सब देखते रह गए, ये तो 4 में से 1 कम कर गया। हम लोगों ने 8 लोगों ने मिला के 4 मंगाई थी। सोचे तो इससे कॉन्ट्री कैसे मांगे। कॉलेज के दिन अलग ही होते हैं, बट यस। नहीं सर, सुपर वे to get a closure on this podcast of ours, बट अब ये ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों। अब हम करने वाले हैं रैपिड फायर, जिसका आई एम श्योर आपको बेसब्री से इंतज़ार था। रैपिड फायर में सर से हम पूछेंगे कुछ तरंगी सवाल। तो सर अब शुरू हो रहा है हमारा रैपिड फायर।
बिल्कुल जो दिल में पहली चीज़ आएगी ना सर वही बोल रहा है, जितनी भी वो कैजुअल हो सकती है बट वही बोल रहा है, ठीक है। तो रुकना नहीं है और बिल्कुल सच करके बात करना, भगवान कसम खा के। तो सर मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे, अगर आज आपको कोई और करियर चूज करना हो तो वो क्या होगा? आई वुड बिकम एन एक्टर सर। उम्मीद कर सकता हूँ। सर आपकी फेवरेट वैकेशन डेस्टिनेशन क्या है? सर फेवरेट तो मतलब वो होगा, अगर आप पूछो कहाँ जाना चाहते हो, तो मैं जापान जाना चाहता हूँ। जापान जाना चाहता हूँ तो जा सकते हैं तो जा सकते हैं हम सर अगर हमने आपके क्रिकेट खेलते हुए देखा आपको इंस्टाग्राम पे, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है और फेवरेट शॉट क्या है? सर मैं आई लव विराट कोहली एंड हिज फेवरेट शॉट इज द हुक शॉट। हुक शॉट सर मुझे तो ये अच्छा लगता है। कवर ड्राइव नहीं है? कवर ड्राइव तो सर सचिन का अच्छा लगता है सर, सचिन के सामने। सचिन का तो स्ट्रेट ड्राइव था मुझे हुक पसंद है। हुक कहोगे, पुल कहूंगा मैं रोहित शर्मा का। हुक रोहित शर्मा तो खैर बहुत ही अच्छा खेलता है, बट अगर आप याद हो दिवाली का जो मैजिक मिरेकल था, कोहली का जो वो हुक शॉट था, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट। So that match was a miracle in its own. That inspired a lot of other people and also inspired me a lot. अकेले खड़े होके वो आदमी जिताया था मैच। सर on scale of 1 to 10, how much do you miss your AIM student life? 9. How much do you miss your CMC student life? 10. 12. 12 maybe, yes. 12 maybe. 12. CMC was amazing. Amazing. उसने सर उस बहुत कम पैसे थे बट हमने बहुत मज़े किए हैं सर। कम पैसों में कैसे मज़ा करते हैं, हॉस्टल लाइफ सिखा देता है सर आपको। बहुत पैसे में एक दिन बिता सकते हो और कम पैसे से पूरा महीना निकाल सकते हो सर। मज़ा आ जाता था उस समय। एक बिस्तर पे 4 लड़के सो सकते हैं, 6 भी सो सकते हैं, 8 भी सो सकते हैं। कॉलेज लाइफ सिखाती है सर। सर हमारे मेडिकल कॉलेज में जो वॉशरूम था वो सब कॉमन था, बीच में वो भी नहीं था, तो हम सब साथ मिलकर नहाते थे ये थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरे लिए ये तो चाहिए, डोर तो चाहिए सर आप टी पर्सन हो या कॉफ़ी पर्सन? आई एम अ टी पर्सन सर। बिना शुगर के पीते हैं सर आपकी फेवरेट मूवी कौन सी रही है और आखिरी पिक्चर कौन सी देखी है आपने? सर मेरी फेवरेट मूवी सरफरोश रही। दैट मैन आमिर खान इंस्पायर्ड मी अ लॉट। इट्स नॉट बिकॉज उसके पास चैलेंजेस बहुत सारे थे, बट जिस तरह से उसने मूवी में एक्ट किया है सर, इट्स रियली इंस्पायर्ड। एंड सर सेकंड क्वेश्चन आपका, आपने लेटेस्ट मूवी कौन सी देखी है? मैंने सर अभी फाइटर देखी है अपने एनिवर्सरी के दिन। अच्छा। और बहुत मजा आया सर देख, मतलब मैं कम से कम 3-4 साल बाद मूवी देखा हूँ एंड मी एंड माय वाइफ रियली एंजॉयड इट अ लॉट। 3-4 साल बाद? यस सर। अब 3-4 साल से मूवी नहीं देखी? नहीं देखा था। आपने कहाँ देखने दिया सर हमें? आप हर चीज़ के लिए हमें ब्लेम नहीं कर सकते अभी आप वेकेशन में मालदीव से तो गए थे, तब वहाँ देख सकते थे। मूवी देखी थी सर वहाँ का टापू में कहाँ देखूँ, उसे तो फोटो डाल पा रहे हैं सर। मोदी जी ने जो बोल दिया आप हम कभी नहीं डाल सकते उसमें। ये एक खौफ मोदी जी का। मालदीव कैसा रहा था सर आपका? सर बहुत अच्छा रहा, बहुत शानदार। बहुत सुंदर पिक्चर्स है आपकी सर। वी हैव आल्सो सीन योर ब्रिलियंट डांस मूव्स। आपका फेवरेट डांस क्या है और थोड़ा सा करके दिखाना होगा सर? मैं डांस नहीं करता हूँ। इनफैक्ट अगर आप मुझे पूछते कि व्हाट डू यू मिस डूइंग, तो आई वुड मिस एनी सॉर्ट ऑफ आर्टिस्टिक वर्क। मे बी मेरे साथ ना सिंगिंग आता है मुझे ढंग से, ना मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजाना आता है, ना मुझे डांस अच्छा आता है। तो आई वुड रियली, अगर मुझे ये भी आता तो इट वुड हैव बीन अ लॉट बेटर। मतलब सर मुझे नहीं आता सर, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर सर वो वाली जो लगाओगे ही आज की वीडियो, वो तो बहुत सारे आ जाएंगे सर सारे बच्चे अपने हमारे DBMC के इंस्टाग्राम पेज ज़रूर ध्यान रखिए। अभी सर की बेहतरीन वाली डांस मूव्स जिसमें वो सर नागिन कर रहे हैं वो आने वाली हैं, और मैं कहूँगा कि जब तुम देखोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा कि मतलब सर के बहुत सारे लेवल्स हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम निकालने के लिए। लव्ड एवरीथिंग, बहुत डीप इनसाइट्स दिए आपने हमको, बहुत सारी बातें करी आपके साथ, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। सेम हियर सर, थैंक्स सर। अभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थोड़ा सा कुछ अलग किया हमने इस बार, बट आई होप यू लाइक इट। नेक्स्ट गेस्ट आप कौन चाहते हैं प्लीज़ मुझे लिख कर बताइए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट द गेस्ट ऑन द शो। बाकी अपना प्यार दिखाइए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। लेट्स मेक इट बिग। थैंक यू सो मच एवरीवन।